हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी डेली यूपीएससी प्रीलिम्स मॉडल एंड प्रीवियस क्वेश्चंस एनालिसिस की सीरीज, जिसमें आज ये 15th नंबर का लेक्चर रहेगा। और एज यूजुअल हम इसमें 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। एनएचआरसी से रिलेटेड 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट है बेसिकली। आपको इसमें से बताना है कौन कौन सी बातें सही हैं एनएचआरसी के बारे में। फर्स्ट है, दिस इज एन इंडिपेंडेंट कमीशन सेटअप बाय लॉ इन 1993। एनएचआरसी एक इंडिपेंडेंट कमीशन है, यस, और इसको स्टैब्लिश किया गया था बाय द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट इन 1993। एम क्या था? जो भी ह्यूमन राइट्स हैं इंडिया के अंदर उनको प्रोटेक्ट और प्रमोट करना। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड है, द कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड इंक्लूड्स रिटायर्ड जजेस, ऑफिसर्स एंड एमिनेंट सिटीजन। तो एनएचआरसी में जो मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट, और इन मेंबर्स में ऑफन इंक्लूडेड होते हैं रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, और कुछ अदर एमिनेंट इंडिविजुअल्स जिनके पास एक्सपीरियंस होता है ह्यूमन राइट मैटर्स में। ठीक है, तो सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है। और थर्ड है, एनएचआरसी कैन नॉट बाय इटसेल्फ पनिश द गिल्टी। देखिए, एनएचआरसी के पास अथॉरिटी है टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन, लेकिन इनके पास डायरेक्ट पावर नहीं होती कि आप किसी भी गिल्टी को पनिश कर सकें। ठीक है, ऑल्दो इनके पास ये पावर है कि वो कुछ एक्शंस रिकमेंड कर सकते हैं अगेंस्ट द गिल्टी पार्टीज, जैसे कि किस तरह से क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इनिशिएट करना चाहिए, लेकिन इनके पास डायरेक्ट पावर बिल्कुल नहीं है किसी भी गिल्टी को पनिश करने के लिए। इनके जो भी रिकमेंडेशंस होते हैं वो कंसर्न अथॉरिटीज को फॉरवर्ड किए जाते हैं, लाइक जुडिशरी और गवर्नमेंट एजेंसीज, जिनके पास जुरिस्डिक्शन होता है कुछ एप्रोप्रिएट एक्शन लेने का बेस्ड ऑन द एनएचआरसी की फाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा था एनएचआरसी कैन नॉट बाय इटसेल्फ पनिश द गिल्टी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। तो यहाँ पे आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग colonial era in India, which of the following statement is not correct। यहाँ पे not correct पूछा जा रहा है कि इस एरा में डेमोग्राफिक कंडीशन को देखते हुए कौन सी बातें इसमें से सही नहीं है। बिफोर 1921 इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 1921 के पहले इंडिया फर्स्ट स्टेज में थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के। सेकेंड है, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज वेरी हाई। नो, क्योंकि जो नेचुरल ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का वो इंप्रूव हुआ था सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में, इसलिए ये कहना गलत होगा कि जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ था वो बहुत ज्यादा हाई था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये सही नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज ऑल्सो वेरी लो, दैट इज 44 ईयर्स। द ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट वॉज वेरी हाई। देखिए, जो प्रोसेस है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का इंडिया के अंदर, ये सेट हुआ था लगभग 1920s में, लेट 1920s और अर्ली 1930s में, जब डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट हो गया था। उसके पहले इंडिया की पॉपुलेशन फर्स्ट स्टेज में थी, जहां पे वेरी हाई बर्थ और हाई डेथ रेट हुआ करता था, और जो डेथ रेट है बाद में वो फ्लक्चुएट होने लगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और एज अ कॉन्सिक्वेंस जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट स्टेशनरी रहा, उसमें कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलता था। ठीक है, तो उसी के साथ जब डेथ रेट डिक्लाइन होने लगी तो जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो एंटर हो गई सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन में, जहां पे बर्थ रेट्स रिस्पॉन्ड करने लगे ओनली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द लास्ट सेंचुरी। तो एविडेंस से हमें ये पता चलता है कि डिक्लाइन इन बर्थ रेट मार्जिनल था अगले 50 सालों तक, जबकि हम एंटर कर चुके थे लास्ट सेंचुरी में। ठीक है, तो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज ऑल्सो वेरी लो, ये बात सही है, और ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट वॉज वेरी हाई, ये भी सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये बात सही नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन पॉसिबली बी कवर्ड बाय रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के अंदर में कौन से इतने में से एरियाज हैं जिनको आप कवर कर सकते हैं? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। एक्चुअली सारे ही जो एरियाज हैं इनको आप कवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म होता है। इसमें एसेंशियली फोकस किया जाता है ऑन द एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऐसे एरियाज जो कि लैग करते हैं इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इकोनॉमी। ठीक है, तो कुछ ऐसे एरियाज जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है और वहां पे हमें फ्रेश इनिशिएटिव्स की जरूरत है फॉर द डेवलपमेंट इन रूरल इंडिया आर
जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, लैंड रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाता है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एटसेट्रा। ठीक है, तो स्पेशल मेजर्स की जरूरत है फॉर एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी और कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है इन द लिविंग कंडीशंस ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन फॉर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज हायर इन द रूरल एरियाज एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो रूरल एरियाज में ज्यादा होता है अगर हम अर्बन एरिया से कंपेयर करें तो। सेकेंड है, अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ हाई वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन द रूरल एरियाज। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले। देखिए, अर्बन एरियाज में जो प्रपोर्शन है वो 36 है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का, जबकि अगर हम रूरल एरियाज में देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 40। ठीक है, तो ये बात कहना बिल्कुल सही है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रूरल एरियाज में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। फिर सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ हाई वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन द रूरल एरियाज। तो जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं उनके पास यस जाहिर सी बात है कम रिसोर्सेज होते हैं हायर इनकम अर्न करने के लिए और वो ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट मार्केट में। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। द अमाउंट ऑफ अ गुड दैट द कंज्यूमर चूजेज ऑप्टिमली डिपेंड्स अपॉन। तो अमाउंट ऑफ अ गुड जो कि कंज्यूमर चूज करता है ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ, प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, द कंज्यूमर्स इनकम, टेस्ट एंड द प्रेफरेंसेस। यहाँ पे सारी ही बातें सही है। एज अ कंज्यूमर आप ये खुद सोच सकते हैं कि अगर आप कोई सामान परचेज करने जा रहे हैं तो कितना सामान आप उसको खरीदेंगे ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ, अगर उसकी प्राइस कम होगी तो आप सामान ज्यादा लेंगे। प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, अगर दूसरे सामान की जो प्राइसेस हैं वो कम है तो आप दूसरे सामान को प्रेफर करने लगेंगे, उसको कम परचेज करेंगे। द कंज्यूमर्स इनकम, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो ज्यादा सामान परचेज कर सकता है, अगर कम होगी तो कम लेना पड़ेगा उसको। टेस्ट एंड द प्रेफरेंसेस, एज पर द टेस्ट एंड प्रेफरेंस लोग अपने सामान को चूज करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि डिमांड फॉर द कमोडिटी की डेफिनेशन क्या होती है, जो क्वांटिटी है कमोडिटी की जो कि कंज्यूमर बाय करता है और वो अफोर्ड भी कर सकता है प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से, उसी को हम डिमांड कहते हैं किसी भी कमोडिटी की। ठीक है, तो यहाँ पे सारी फैक्टर्स इस चीज को अफेक्ट करेंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसी के साथ हमने आज के 5 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा और कल फिर से हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Hudson signing off.